बेटा मेरे को ना बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई भी एक जना ये बता दिया करो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मैं भूल गया था, मैंने जस्ट अभी अभी स्टार्ट की। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मान लो कि मैं आपको क्वेश्चन कुछ ये वाला दे दूं, मैं आपसे कहता ये कंप्लीट सर्कल है आपके पास एंड दिस इज सेंटर ओ। ठीक, और यहां पर मैंने एक सोर्स लगा दिया जिससे कि कुछ करंट आई मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे आने के बाद इधर चला गया करंट I1 और इधर आ जाएगा करंट I2। तो ऑब्वियसली दिस इज द जंक्शन जहां पर दोनों करंट्स मीट करेंगे, I1 और I2, और इधर से नेट करंट I वापस आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द नेट करंट, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। जल्दी से बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये आपसे सीबीएसई में और आईआईटी में दोनों जगह पे पूछा जाता है। ज्यादा नहीं, बस हल्का सा सोचने पे मजबूर करेगा क्वेश्चन, है बहुत आसान। अच्छा चलो बताओ किससे हो जाएगा। आशी बेटा क्या आंसर होना चाहिए, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ओके कोई बात नहीं, फिर घबरा क्यों रहे हो, कोई बात नहीं अभी करा देते हैं। एंजेला कोई आइडिया बेटा। नो सर। माही सर हम इसमें जो साइड वाला क्वेश्चन है उसकी तरह ही नहीं करेंगे सॉल्व दो? हाँ करेंगे तो उसी तरह से, यस सर। बट तो सर अप्रोच बट अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। वहां पर आपके पास एक आर्क थी, यहाँ आपके पास दो आर्क्स हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शंस भी डिफरेंट हैं। यस सर। राघव कोई आइडिया बेटा। सर हमने सर्कल का ऑलरेडी निकाला ही हुआ मैग्नेटिक फील्ड हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2r, हाँ जी, और भार के उससे आ जाएगा, फिर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, सब लोग अब अपना आंसर निकालें और फिर मुझे बताएं। अच्छा बेशक बताना मत, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे बताना सही किसका था, ईमानदारी से। राघव कैसे होना चाहिए बेटा। सर ये दो आर्क में डिवाइड हो जाएगा कि एक सीधा फोर आर का और एक मतलब सीधा फोर पार्ट और एक बंदा फोर पार्ट। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर ये दो आर्क में डिवाइड हो जाएगा, एक सीधा फोर पार्ट
और एक बंदा फुटपाथ। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। स्नेहा कोई आइडिया बेटा? सर शायद से दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऐड करें। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। देखो जरा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको दोनों आर्क्स की लेंथ इक्वली डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं ना? नहीं सर। अगर मैं इस पॉइंट को x मान लूं और इसको y, तो x और y डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब क्योंकि ये डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स नहीं है, इसका मतलब वायर की लेंथ्स भी डिफरेंट है ना? यस सर। अगर मैं कहूं कि ऊपर वाली वायर की लेंथ L1, नीचे वाली वायर की लेंथ L2, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ क्या? अगर मैं इसको डीसी सर्किट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा हो गया बेटा। कुछ ऐसा हो जाएगा। यस सर। ऑब्वियसली ऊपर वाली वायर जिसकी लेंथ L1 है, इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, और नीचे वाली वायर भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, बट वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं होंगी क्योंकि लेंथ्स डिफरेंट हैं, तो दे ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। अब रेजिस्टेंसेस तो डिफरेंट ऑफर कर रही हैं, बट पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है। यस सर। ठीक है, तो क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है तो मैं इसको ऐसे अप्रोच कर सकता हूं, I1 R1 is equal to I2 R2, लिख सकते हैं बेटा। यस सर। अब R1 को आप क्या लिख सकते हो? रो L1 अपॉन A is equal to I2 into रो L2 अपॉन A से A कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, so we have I1 L1 is equal to I2 L2। ठीक है, यस सर। अगर मैं अपर पार्ट के अंदर बायट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करता तो देखो जरा, V1 अपर पार्ट में अगर हम बायट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? म्यू नॉट I1 L1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, यही आना चाहिए। साइन थीटा तो साइन 90 हो जाएगा। यहां पर आप कहीं पर भी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो तो वो R के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा ना बेटा। यस सर। तो बायट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? dB is equals to म्यू नॉट IDL sin थीटा अपॉन R 4 पाई R स्क्वायर। तो वहां पर आपके पास sin 91 हो गया, सो वी हैव द डायरेक्ट रिलेशन B1 is equal to म्यू नॉट I1 L1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सिमिलरली B2 किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट I2 L2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। हो यस गया। सर। अब ध्यान से देखना, I1 L1 इक्वल है I2 L2 के, therefore B1 इक्वल हो जाएगा B2 के। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। अब अगर B1 इक्वल है B2 के तो नेट मैग्नेटिक फील्ड या तो 0 होगी या ट्वाइस हो जाएगी। अब ट्वाइस कब होती? जब दोनों करंट्स की डायरेक्शन सेम होती। यहां करंट की डायरेक्शंस क्या है? अलग अलग हैं। आप ऊपर वाली आर्क के लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी क्योंकि करंट पाम की डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। नीचे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल आउट कर देंगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, यस यस अब सर। बताओ किस किस का सही था? राघव सही था? यस सर। ठीक है, मैंने आज के लिए सॉल्व करने वाला था कुछ भी। राघव
आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं बेटा, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। तो मैंने तो अब पार्ट से हम कहा कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख देना, मैं रीड कर लूंगा उसको। ओके नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे सभी लोग, ठीक है? क्या ये नोट करना है किसी को? वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं शेयर कर दूंगा बस आपको। होने वाला सर, 1 मिनट है बेटा? सर, बस होने वाला सर नोट, 1 मिनट दे दो। हाँ 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 ठीक है। अच्छा ओके, कर लिया। देखो now the next question is थोड़ा सा अलग है, ट्राई करेंगे सभी लोग और फिर बताएंगे क्या उसका रिजल्ट आएगा। आपके पास 2 रिंग्स है, ठीक है? एक रिंग ये और एक रिंग है ये, ठीक? दोनों रिंग्स को सेम रेडियस है दोनों रिंग्स का, और एक में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये है और एक में डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक? और दोनों के अंदर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज फ्लोइंग। नेट मैग्नेटिक फील्ड बता दें at the common center of the 2 coils. Net magnetic field at the common center of 2 coils. जीरो। जीरो कैसे? सर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। देखो आर्यन, देख ध्यान से बेटा, कल √2 टाइम्स होगी। देखो ये वाली जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कैसे निकालोगे? हम कहां पर जाएगा? राइट हैंड साइड ऊपर। वैसे भी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? नॉर्थ। ये देखो, आप नॉर्थ एन बनाओ और आप अगर इसको कंप्लीट कर देते हो एक लूप के अंदर, तो करंट आपको कैसे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है ना? सर वो मैंने उसका डायग्राम गलत देख लिया था। हाँ। मैंने एक्स और जेड और एक्सिस इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जीरो तो होगा ही नहीं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी ऐसे। सर √2 टाइम्स होगा। है बेटा? सर √2 टाइम्स होगा। √2 टाइम्स, √2 टाइम्स √2 टाइम्स तो नहीं होगा। अच्छा चलो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? रेड वाले सर्कल की ऊपर की तरफ, ठीक है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये वाला सर्कल इसमें ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इसकी ये जा रही है, ठीक है? तो ये तो आपका था, लेट्स से कि मैं इसको B1 मान लूं, इसको B2 मान लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होना चाहिए? B1 will be equal to μ0I/2R, ठीक है? यही होना चाहिए। Sir, can you please repeat it? Your voice was cracking. ओके देखो, देखो बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये वाला रेड वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैंने इस
मैंने कहा करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी क्योंकि पाम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज Yes, मूव sir. करेगा। मैंने बोला ये रहा। अगर ये सर्कल में वर्टिकल वाला कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड कुछ सॉरी करंट कुछ इस डायरेक्शन में था तो अब की बार इसको ऐसे मूव करना चाहिए तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी। Yes, sir. ठीक है, it means both the magnetic fields are acting at 90 degrees to each other. Okay, Yes, sir. अब पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी v2। दिस इज आल्सो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कंसेंट्रिक सर्कल्स थे, आइडेंटिकल कॉइल्स थी, है ना। Yes, sir. अब दो मैग्नेटिक फील्ड्स अगर 90 डिग्रीज पर एक्ट करेंगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा B रिजल्टेंट। So your B resultant will be under the root B1 square plus B2 square। ठीक है राघव, √2 times होगा। So this will be under the root 2 times of mu naught I upon 2r, है ना, का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बिल्कुल ठीक है, ठीक है राघव, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अंडर रूट 2 टाइम्स। ठीक है सामने स्क्वायर क्यों किया? बेटा, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे निकालते हैं नो रिजल्टेंट नो का सर, उसके नेक्स्ट स्टेप में है। हाँ वही बता रहा हूँ। रिजल्टेंट का बेटा b1 स्क्वायर है ना, b2 स्क्वायर है ना, ओके ओके। है ना, तो दोनों सेम वैल्यू में तो ऐड हो जाएगा ना। और वैसे भी आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा। अब थीटा यहाँ पर 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर लेंगे। यस सर। Yes, sir. अच्छा, लास्ट टाइम एक आर्क वाला क्वेश्चन वैसे भी मैंने करा दिया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक सिंगल टर्न कॉइल ही हो, हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं कॉइल के। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाता है। तो हम यहाँ पर जनरलाइज्ड केस में फॉर्मूला हमेशा n के साथ लिखते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स भी n है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। अगर आपके पास एक सिंगल कॉइल है तो सिंगल कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन यदि अगर कॉइल 10 नंबर ऑफ टर्न्स से मिलकर बना हुआ हो तो n आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस केस में आप कहोगे b इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यानी कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमेशा आपके पास b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni बाय 2r रहेगा। ठीक है, तो कहीं पर भी n लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर करते हैं। ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो आई होप कि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ जाएंगे, कर लेंगे ना। यस सर। ठीक है, अच्छा एक और करके दिखाओ। अच्छा लिखो, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, the radius of the first electron orbit of hydrogen atom is 0.5 angstroms.
the electron moves in this orbit with a uniform speed of 2.2 into 10 raised to the power 6 meter per second. आपको रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम्स और वेलोसिटी यानी स्पीड आपको दे रखी है 2.2 into 10 raised to the power 6 meter per seconds. What is the magnetic field produced at the center of the nucleus? What is the magnetic field produced at the center of the nucleus due to the motion of this electron? करो क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? यस सर। तो आप प्लीज एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दोगे? What is the magnetic field produced at the center of the nucleus due to the motion of this electron? करो National Standard Exam Physics Oxford. हो गया बेटा? सर आ गया आंसर। आ गया आंसर? बताओ। सर आंसर है 2/1.1 into 54 into 10 to the power -30। सॉल्व करते हैं यार, तभी पता चलेगा। अभी मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैच करना, देखते हैं क्या आता है। ठीक है सर। बाकी और किसी का हुआ? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है बेटा। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड
ये ऑर्बिट जिसमें के एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो रेडियस है हमारे पास दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब ऑब्वियसली क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B दैट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये होना चाहिए। यस सर। ओके अब एक बात बताओ बेटा, आप करंट को क्या लिख सकते हो? Q by T। यहाँ क्या मूव कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, यानी दिस विल बी E by T फॉर वन कंप्लीट साइकिल, है ना। तो B will be equal to mu naught I अपॉन I की जगह लिखेंगे E अपॉन 2R into T। लेकिन बेटा एक कंप्लीट साइकिल कवर करने के लिए यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम पीरियड लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई R अपॉन V होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू नॉट E अपॉन 2R into 2 pi R upon V। So this will be the magnetic field। यही होना चाहिए ना। बेटा ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? Yes. किसी को इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा देखो फिर से बताता हूं। सर्कुलर पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। हमने डायरेक्ट लिखा म्यू नॉट I अपॉन 2R क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल पे निकालना है। I इज इक्वल टू Q बाई T। Q कितना? E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस विल बी E बाई T। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट E अपॉन 2R इंटू T। बट T क्या था? वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट रोटेशन का टाइम। टाइम किसके इक्वल होगा? 2 पाई R यानी सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। तो सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, तो सरकमफ्रेंस ये आ गया, स्पीड ये लिखा गया। आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको ऐसा लिख सकते हो म्यू नॉट E V अपॉन 4 पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। अब याद करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधी सीधी होती है बेटा 10 टू द पावर -7। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 to the power -19। V 2.2 into 10 to the power 6 अपॉन सिर्फ R स्क्वायर। 4 पाई हम यूज कर चुके, डायरेक्ट वैल्यू डाल दी हमने। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई E डायरेक्ट वैल्यू 10 टू द पावर -7 कर दी। R कितना था? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर -20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -7 -19 प्लस 6 प्लस 20 अपॉन 0.5 का स्क्वायर यानी 5 by 10 प्लस 5 by 10, तो 25 by 100। अब ध्यान से देखना 20 और 6 26, 19 और 7 26। 10 की पावर तो खत्म हो गई सारी की सारी, बचेगा क्या? 1.6 इंटू 2.2 अपॉन 1/4 और 4 ऊपर आ गया, नीचे 1 बच गया। ठीक है बेटा। Yes. राघव, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। यस सर, मैंने सॉल्व कर लिया था। हाँ तो ये आ गया। और बेटा इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4 दूनी 8, ये आएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 14 टेस्ला।
14 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, लेट्स से 14.1 होगा, 14.1 टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये सही आ रहा है। ओके, सबको क्लियर है? तमन्ना क्लियर है बेटा? Yes, sir. नकुल, सिया क्लियर है बेटा? Yes, sir. नंदिनी, Yes, sir. अन्वेषा, Yes, sir. एंजेला, Yes, sir. ओके, समर्थ क्लियर है बेटा? आर्यन, Yes, sir. हाँ सर क्लियर है। अभिमन्यु, Yes, sir. ठीक है बेटा। तो इस तरह से बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस, अब आपने देखो आज हमने कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करे। एक क्वेश्चन जहां पर आपने वो पोटेंशियल सेम रखा, क्योंकि दोनों वायर्स पैरेलल में थी, करंट डिवाइड हो गया था, तो आपने ये देखा कि वहां पर अप्रोच कैसे करना है आपको, और बाकी क्वेश्चंस के अंदर अप्रोच कैसे करना है। मैग्नेटिक फील्ड, फिर कह रहा हूं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा, बिना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करे या बिना वेक्टर एडिशन करे नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगी। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप सेंस ऑफ करंट को खास तवज्जो देंगे, खास ध्यान रखेंगे उसका, सो दैट कि आपको करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल पाए। और अगर करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल पाएगी तभी आप उसको करेक्टली रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। तो बड़ा जरूरी है कि आप किस तरह से अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। तो जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये टॉपिक आसान लगने लगेगा, अदरवाइज मुश्किल ही लगेगा बेटा। तो अब आप ये सोच लो कि अगर मान लो कि सिचुएशन यही रहती है और जो कल आपने न्यूज पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर एमसीक्यूज आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में, तो अब आपको और ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे वाले नहीं आएंगे कि आप ये सोचोगे बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएंगे, आपने पढ़ा और टिक कर दिया। सॉल्व करना पड़ेगा। इतना सॉल्व करने का टाइम एमसीक्यू पेपर में आपके पास नहीं होगा, तो आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो चीजें आसान होने के बजाय, देखो जब भी कभी हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिस सिचुएशन में हम पहले कभी नहीं थे, ठीक है, अभी तक सभी लोग सीबीएसई का सब्जेक्टिव पेपर देके अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपना ना, और कुछ नहीं तो डीयू की सीट तो रिजर्व कर ही लेते थे ना, बाकी और कहीं कुछ हो या ना हो, भाई डीयू में तो आ ही जाएगा। अब की बार तो वो स्थिति भी नहीं है। अब की बार तो आपको वही चीज एमसीक्यू एग्जाम्स जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते थे, जहां जनरली क्रैक सबसे नहीं होता था, कंपटीशन बढ़ जाता था, वो कंपटीशन अब की बार ये समझ लो कि डीयू के लिए भी बढ़ गया। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बायट-सैवर्ट लॉ के जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके करना, ठीक है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ कंपैरेटिवली आसान होता है, अप्लाई करना आसान होता है। जैसे कि गॉस थ्योरम अप्लाई करना आसान था, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, उसी तरह से यहां पर भी, उसी तरह से यहां पर भी एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन कंपैरेटिवली आसान। सो लेट्स स्टार्ट विद एम्पियर सर्किटल, ठीक है, इसको रब कर दूं, इतना सफिशिएंट है या और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? बोलो, अगर और क्वेश्चंस करने हैं तो मैं और करा देता हूं। सर आप क्वेश्चन सेंड कर देना। ठीक है, क्वेश्चन सेंड कर दूंगा बिल्कुल। चलो और करा दो। और करा दें, ये सर एक क्वेश्चन आ रहा। चलो एक दो क्वेश्चंस और कर लो।
अच्छा ठीक है बेटा, देखो जरा एक क्वेश्चन और। देखो, a current element of strength 0.4, a current element of strength 0.4 ampere meter is placed along DA, is placed along DA at the center of the circle of radius 0.1 meter. Sir, can you please repeat? A current element of strength 0.4 ampere meter current element of strength 0.4 ampere meter is placed along DA at the center of the circle of radius 0.1 meter. Calculate the magnetic field at points A, B, C, and D. At points A, B, C, and D. जल्दी से सॉल्व करें और बताएं व्हाट इज द आंसर। ये जो करंट एलिमेंट है ये 0.4 एम्पियर मीटर है, इसकी स्ट्रेंथ। Sir, A and D पे 0 होगी. A and D. C पे No, sir, D. D, यस बिल्कुल ठीक बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट A is 0 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड एट D is 0 टेस्ला, बिल्कुल ठीक।
और बी और सी पर बिल्कुल सीधी बात थी। यहाँ पर आपका करंट एलिमेंट है, तो ए कहाँ पर था? अलोंग द लेंथ। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर ये है और एंगल अगर जीरो बने एट एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर आपको मिलता है, तो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो ए और डी तो वही केसेस हैं। ठीक है, अब जल्दी से बी और सी बता दो कैलकुलेट करके। बेटा बी और सी में इतनी देर लग रही है, ज्यादा मुश्किल है क्या बी और सी? सर माही इसमें फॉर्मूला लगा म्यू नॉट m अपॉन 4 pi r³ लग जाएगा क्योंकि वो m। आर क्यूब मैंने कब कराया? नो सर वो उसके नीचे आ जाएगा ना, m मीटर वाला जो था हाँ तो वो 0.4। फॉर्मूला क्या है? सर उसका एम्पेयर अपॉन मीटर वाला आ अच्छा जाएगा। मुझे ये बताओ, ये 0.4 एम्पियर मीटर क्या दिया हुआ है? सर करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। अच्छा फॉर्मूले में सर कैलकुलेशन फॉर्मूले से तो ऐसे ही पता लग रहा है ना कि ये एम्पियर मीटर है, तो फिर मीटर। हाँ एम्पियर मीटर है, तो फॉर्मूले में कौन से एलिमेंट की वैल्यू है ये? आई की है, डीएल की है, आर की है, किस चीज की है? सर आई की। आई की थोड़ी है यार, एम्पियर मीटर। सर आई करंट की यूनिट तो एम्पियर होती है, एम्पियर मीटर कब से होने लगी? चलो मैंने बाय सरल को अप्लाई करो बी के लिए। सो मैग्नेटिक दैट बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 60 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। यही फॉर्मूला होना चाहिए बायट सावर्ट लॉ का। फॉर्मूला यही है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यस सर आईडीएल की जगह ही वो डाल देंगे ना पॉइंट। एक्चुअली ये IDL की वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो 10 टू द पावर -7 हो गया। This is 0.4 sin 60 is √3/2 r square 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी अगर निकालना होता तो फिर से वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90, लेंथ एलिमेंट के साथ सी कितना बना रहा है? 90 बना रहा है, यस अपॉन r स्क्वायर। तो 10 टू द पावर -7 into 0.4 into 1 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अरे ठीक है, हाँ सर। यस सर यस सर। ठीक है। अच्छा जाते जाते एम्पियर सर्किटल लॉ का इंट्रोडक्शन, एटलीस्ट स्टेटमेंट तो लिख ही लो। लिखो एम्पियर सर्किटल लॉ। लिखो, it states that line integral of magnetic field
line integral of magnetic field is mu naught times line integral of magnetic field is mu naught times या ऐसा लिखो, इस mu naught times को लिखो, line integral of magnetic field in a closed curve, line integral of magnetic field in a closed curve is mu naught times the total current threading the loop. Line integral of magnetic field in a closed curve is mu naught times the total current threading the loop. कहने का मतलब मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B डॉट dl in a closed curve is mu naught times the total current threading the loop. यानी B dot dl is equals to mu naught I. The law has the same significance as the Gauss law is having in electrostatics. इस लॉ की सेम वही सिग्निफिकेंस है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो कि गॉस लॉ की होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो नेक्स्ट टाइम पहले करेंगे प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, उसके बाद करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं. एक स्ट्रेट वायर की है जिसमें इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस निकालेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा सोलेनॉइड और तीसरा टोरॉइड. तो ये तीन एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बात समझ लो कि अगर गॉस थ्योरम के बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पेपर नहीं बनता तो एम्पियर सर्किट लॉ के बिना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से पेपर नहीं बनता. इसका क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी बात है कि होगा ही होगा. ठीक है, अभी ये नहीं पता कि ये वाला चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा आपके या सेकंड टर्म में आएगा, लेकिन सेकंड टर्म में आया तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पक्का आएगा, और अगर बेटा फर्स्ट टर्म में आया तो एमसीक्यू पक्का आएगा. याद रखना. सर कब तक पता लगेगा फर्स्ट में आएगा सेकंड में? बेटा एक हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स कितना है. वैसे ये रिकॉर्डिंग पे चली जाएगी बात, मुझे कहनी नहीं चाहिए. चलो जब रिकॉर्डिंग नहीं होगी तब बताऊंगा. वैसे रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं, तब बोल देता हूँ. चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके बेटा.